हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस और नेक्स्ट टॉपिक विच इज गोइंग टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इस लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास ढेर सारे कैपेसिटर्स हैं तो हम उनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए सर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये हमारे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस सीरीज का तीसरा लेक्चर होने वाला है और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो सर प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ जी बेटा, देखिए आपका टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज और इन पैरेलल फॉर्म। तो बेटा देखो, जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ था क्लास 10th में, तो आपको ये पता था वहां पे कि अगर एक रेजिस्टर है और उसके बाद एक और रेजिस्टर है और हमें अगर उन्हें एक सर्किट में ज्वाइन करना है तो या तो हम उनको सीरीज में कर सकते थे या फिर हम उनको पैरेलल फॉर्म में कर सकते थे। तो सीरीज में हम करने के लिए क्या करते थे बेटा, एक रेजिस्टर का एक टर्मिनल दूसरे रेजिस्टर के पहले टर्मिनल से जोड़ देते थे और इसी तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू होता था जितने भी आपके पास रेजिस्टर्स रहते थे और उसके बाद फिर हम क्या करते थे, एक बैटरी कनेक्ट कर देते थे। ऐसे हमने पढ़ा हुआ है। यही प्रोसेस बेटा हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दूंगा। बेटा जैसे मान लो मैंने ऐसे कैपेसिटर बनाया लेक्चर में, इसको मैं फर्स्ट प्लेट बोलूंगा और इसको मैं सेकंड प्लेट बोलूंगा। तो जब भी मैं बोलूं कि सेकंड प्लेट के लेफ्ट में, तो किसी भी प्लेट का अगर मैं लेफ्ट बोलूंगा तो आप ये डायरेक्शन कंसीडर करोगे और राइट बोलूंगा तो आप ये डायरेक्शन कंसीडर करोगे। एक्चुअली बेटा ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जब मैं 3-4 कैपेसिटर्स लूंगा और वहां मैं आपसे बोलूंगा कि फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के लेफ्ट साइड पे ये चार्ज जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो आपको क्लिक करना चाहिए। वैसे मैं बताते भी चलूंगा पर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप लेफ्ट ये कंसीडर करोगे, राइट ये कंसीडर करोगे। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं सीरीज से। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है बेटा जो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है कि व्हेन द नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर। मतलब आपने एक कैपेसिटर ले लिया बेटा, सपोज करो ये उसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये उसकी निगेटिव प्लेट है, तो इसकी निगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है, ठीक है। और दूसरे कैपेसिटर की निगेटिव प्लेट ऐसे ही तीसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है और ऐसे ही सो ऑन चलते जाएगा, ठीक है, चाहे जितने कैपेसिटर हो। तो इस तरीके का जब आप अरेंजमेंट करते हो सर्किट में तो उसको हम बोलते हैं कि कैपेसिटर्स को सर हमने सीरीज फॉर्म में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब मान लो बेटा हमारे पास 3 कैपेसिटर है, हम 3 लेके चल रहे हैं, आप 4, 5, 6, 7 जितने भी ले सकते हो, इनका कोई नंबर फिक्स नहीं है, आप एन नंबर ले सकते हो, पर समझने के लिए 3 ज्यादा अच्छा है। मान लो बेटा हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, C1 C2 C3, और इनका हम नेट कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं कि इनको हम सीरीज में लगा रहे हैं तो ये नेट कितना प्रोड्यूस करेंगे कैपेसिटेंस। तो मान लो कि इनकी जो नेट कैपेसिटेंस निकल के आएगी वो इसके बराबर होगी CS। मतलब CS का मतलब ये S क्या डिनोट कर रहा है कि ये सारे कैपेसिटर्स सीरीज में अरेंज हुए, ठीक है, नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज। अब बेटा जैसे मान लो आपको 3 कैपेसिटर मिल गए, आपने क्या किया, इनको अरेंज कर दिया। ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका C2, ये हो गया आपका C3। यहां तक कोई दिक्कत। जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट की, ये टर्मिनल क्या बन गया, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल साइड है। ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव। पर ये इतना आसान नहीं है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। अब देखो बेटा, मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यही वाला फिगर, यही जिसको हमने पॉजिटिव माना ना, ये पॉजिटिव यहाँ पे भी आप कंसीडर कर सकते हो, ये निगेटिव आप यहाँ पे भी कंसीडर करते हो। तो बस मैंने फिगर को जूम इन किया है। मान लो बेटा ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये निगेटिव है। अब बेटा मान लो V वोल्टेज की वजह से, बैटरी का वोल्टेज V है, ठीक है, बैटरी का वोल्टेज V है, उसकी वजह से प्लस Q चार्ज यहाँ पे है। तो बेटा फंडामेंटली मैं आपको बताऊंगा एकदम, यहाँ के बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस प्लेट के, क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे और इस प्लस Q चार्ज की वजह से बेटा इसके पॉजिटिव चार्जेस यहाँ होंगे। अब बेटा देखो क्या होगा, क्योंकि बेटा दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका पोटेंशियल 0 है। बात को समझो, पीछे वाले सर्किट में आओ। इस प्लेट पे बेटा पोटेंशियल 0 है और यहाँ पे पोटेंशियल जो भी है पॉजिटिव में है, प्लस का V है। ओके, मान लो ये प्लस का V है और यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो आप वहां से देख लेना, मैं इन डिटेल यहाँ पे उतना नहीं जाऊंगा। तो बेटा क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V है, यहाँ पे 0 है, और आपको पता है कि ये हाई हो गया, हाई है प्लस V है, और ये 0 हो गया, ये लो हो गया। तो आपको पता है करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाई टू लो, और इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होते हैं, लो टू हाई। लो से हाई की ओर जाएंगे ये। अब बेटा एक बात बताओ कि ये निगेटिव चार्जेस कब तक इधर जाएंगे। बेटा ये निगेटिव चार्जेस तब तक फ्लो करेंगे जब तक यहाँ पे वोल्टेज V ना आ जाए, और यहाँ पे वोल्टेज V आने के लिए बेटा क्या करना होगा, ये जो प्लस Q चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज होना पड़ेगा। अगर आपको इतनी चीजें नहीं समझनी है तो आप सीधा कंसीडर कर लेना, जैसे सारे टीचर बताते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ इंड्यूस हो जाएगा, और मेरा काम है आपको बताना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे, मतलब यहाँ से मूव करेंगे, और ये इस प्लस Q चार्ज को रिड्यूस करते जाएंगे जब तक ये पूरा प्लस Q चार्ज खत्म नहीं हो जाता। तो अब बेटा टेक्निकली क्या हो रहा है,
यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, इस साइड के जितने बाहर थे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। ओके, और बेटा यहाँ सारे पॉजिटिव चार्ज रह गए। अब बेटा यहाँ सारे पॉजिटिव चार्ज रह गए, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चार्ज जीरो हो गया और इस प्लेट पे चार्ज क्या आ गया? प्लस क्यू। तो टेक्निकली जो आपके टीचर्स आपको बताते हैं कि बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो पॉजिटिव चार्ज आता कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे आपको बेटा पॉजिटिव चार्ज मिल गया। ठीक है, अब बेटा इस वाली प्लेट पे क्योंकि ये भी कंडक्टर है तो इसके भी इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाएंगे। जिस साइड पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ ये लोग आ जाएंगे, और बेटा जो इनके पॉजिटिव चार्ज है वो इन पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होने की वजह से यहाँ आ जाएंगे, ये कंडक्टर की आउटर सरफेस पे आ जाएंगे। अब बेटा अभी किसी को डाइलेक्ट्रिक का डाउट हो तो बता दूं कि अभी हम लोग डाइलेक्ट्रिक वैक्यूम मान के चल रहे हैं, तो इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो वैक्यूम है। ठीक है, तो कोई टेंशन मत लेना सर कहां से, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। कोई भी हो, हमसे क्या मतलब, अभी हम प्रोसेस को समझ रहे हैं। ठीक है, अब बेटा क्या होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, बिल्कुल होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको भी तो रिपेल करेगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। अब बेटा क्या हुआ कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है और ये निगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है और दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ये जो पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज है बेटा, ये इस निगेटिव इंड्यूस चार्ज से मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो क्या सिनेरियो बनेगा? मतलब ये वाला चार्ज खत्म और ये निगेटिव चार्ज खत्म। ओके, अब बेटा जब ऐसा हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ, और यहाँ पे फिर से प्लस क्यू, क्योंकि ये माइनस क्यू था तो यहाँ प्लस क्यू था, और इसकी वजह से यहाँ माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ, और प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलकर नेट न्यूट्रल कर लिए। तो इस साइड पे क्या हो गया? इस प्लेट की राइट साइड पे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, दोनों फिर से न्यूट्रलाइज कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वही प्लस क्यू माइनस क्यू। लेकिन बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, क्योंकि इसके बाद तो कोई प्लेट है नहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन बेटा अगर आपको पिछला फिगर याद हो तो आप देखोगे यहाँ निगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि इसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे जब तक यहाँ कोई भी चार्ज रहेगा। कोई भी चार्ज रहेगा ये सारे चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जो आपकी लास्ट कंडीशन बनेगी बेटा वो कैसी बन जाएगी? आपकी लास्ट कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है, और इन सबके अक्रॉस जो वोल्टेज है बेटा V। ठीक है, V वोल्टेज है, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। अब बेटा हमको इतनी चीजें मिल गई। ठीक है, अब बेटा अज्यूम करो कि हम इन तीनों कैपेसिटर की जगह एक ऐसा कैपेसिटर लें जिसकी जो नेट कैपेसिटेंस हो वो इन तीनों के सीरीज में अरेंजमेंट के बराबर हो। जैसे ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, इनको हम सीरीज में अरेंज किए हैं तो इनका कुछ नेट कैपेसिटेंस निकल के आएगा। सपोज करो वो नेट कैपेसिटेंस CS है, सपोज करो वो नेट कैपेसिटेंस CS है, तो अगर हम इन तीनों को रिप्लेस करके एक कैपेसिटर लगा दें जिसका कैपेसिटेंस CS हो तो भी बात वही रहेगी। तो बेटा हमने क्या किया, हमने इन तीनों को हटा के एक कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, CS, जहां पे CS क्या है? नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर अरेंज इन सीरीज। तब बेटा अब हमको यहां से पता है कि यहाँ पे क्या चार्ज होगा बेटा? प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, क्योंकि V वोल्टेज की वजह से प्लस क्यू चार्ज गया था, और सारी प्लेट्स पे बेटा देखो चार्ज जो है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। ओके, अब बेटा बताओ एक बात कि हमारा जो पुराना वाला सर्किट है ये बेटा यहां से निकला क्यू चार्ज गया इस प्लेट पे, फिर क्यू चार्ज गया इस प्लेट पे, फिर क्यू चार्ज गया इस प्लेट पे, मतलब चार्ज तीनों में सेम है बेटा, यानी तीनों कंडीशन में चार्ज जो है बेटा वो सेम है। लेकिन बेटा आपको पता है एक रिलेशन C इज इक्वल टू Q बाई V, जहां Q चार्ज होता है और V वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है। ओके, अब बेटा एक बात बताओ, यहां से हम Q को क्या लिख सकते हैं? CV। तो यहां बेटा C1 आ गया, यहाँ पे C2 आ गया, यहाँ पे C3 आ गया। अब इसमें किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा होगा जो कि वोल्टेज होगा। लेकिन बेटा एक बात बताओ मुझे, अगर आपके पास एक नंबर है 24, ठीक है, आप उसको 3 into 8 लिख रहे हो, सपोज करो कि ये Q है, ये C है और ये V है। अब बेटा आपने जब वैल्यू 3 रखी है तो पोटेंशियल की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? 8। फिर आपने क्या किया, आपने इसकी वैल्यू को 4 रखा, अब आपको क्या मिल रहा है बेटा?
पोटेंशियल की वैल्यू 6 मिल रही है। फिर बेटा आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 12 रख दिया, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिली 2। बेटा इस एग्जाम्पल को समझाने का मेरा मतलब ये है बेटा कि देखो जैसे जैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी चेंज होगी, जबकि चार्ज जो है कांस्टेंट है। देखो बेटा जब यहाँ पे पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 है और चार्ज Q ही जा रहा है, तो मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है। फिर बेटा चार्ज गया Q ही, अब यहाँ C2 है तो पोटेंशियल हम V2 मान ले रहे हैं। फिर यहाँ तीसरा है C3, तो इसके लिए हम पोटेंशियल V3 मान ले रहे हैं। लेकिन बेटा ये सारे जो पोटेंशियल हैं ये किससे जनरेट हुए हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल इधर, एक निगेटिव टर्मिनल इधर, यानी कि इन तीनों का जो सम होगा V1 V2 V3 का, वो बैटरी के टोटल वोल्टेज के ही तो बराबर होगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और हमारे पास क्या है Q इज इक्वल टू C1 इंटू V1, Q इज इक्वल टू C2 इंटू V2, Q इज इक्वल टू C3 इंटू V3। ये चीज मिल गई आपको। और बेटा अभी आपने पढ़ा है कि अगर हम इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह एक कैपेसिटर रख दें जिसकी जो नेट कैपेसिटी हो वो इन तीनों के सीरीज में अरेंजमेंट के बराबर हो, तो उसको हम CS लिख सकते हैं। तो यहां से बेटा आपको क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू CS इंटू V, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज तो V है। अब बेटा यहां से V को आप क्या लिख सकते हो, Q अपॉन CS, जैसे रेजिस्टर में करते थे बेटा। तो बेटा V की जगह क्या रख दें, Q अपॉन CS। V1 की जगह क्या रख देंगे बेटा, C1 इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, Q अपॉन C1, Q अपॉन C1। सिमिलरली V2 को क्या लिख देंगे, Q अपॉन C2। सिमिलरली V3 को क्या लिख देंगे, Q अपॉन C3। अब बेटा Q से Q आप कैंसिल कर सकते हो दोनों साइड। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, Q अपॉन CS इज इक्वल टू Q कॉमन हो गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है बेटा, Q से Q कैंसिल, तो यहां से आपको क्या रिजल्ट मिल गया, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आपका नेट रिजल्ट आ गया। ओके, अब एक बेटा छोटा सा एग्जांपल ले लो और उससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सीरीज में नेट कैपेसिटेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है। मान लो बेटा C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 1 फैरेड, मतलब तीन कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटी इक्वल है और वो 1 फैरेड के बराबर है। तो आपको नेट निकालना हो अगर वो तीनों सीरीज में अरेंज होंगे, तो कैसे निकलेगा बेटा, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1। ओके बेटा, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, इसकी भी वैल्यू हो गई 1 और इसकी भी वैल्यू हो गई 1। तो मतलब क्या मिल गया बेटा आपको, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 3, यानी कि CS इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब आपको समझ में आया बेटा कि C1 की वैल्यू क्या थी 1 फैरेड, ये इक्वल थी C2 के और ये इक्वल थी C3 के। तो इन तीनों को अगर आप सीरीज में अरेंज कर रहे हो, इनकी नेट कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। देखो ना 1 से छोटा है ना 1/3, तो मतलब अगर आप सीरीज में अरेंज करोगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, हमेशा डिक्रीज करेगा, जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो हमेशा डिक्रीज करेगा। इस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्ट जब न्यूमेरिकल की सीरीज मेरी आएगी 2 वीडियो के बाद, तो फिर हम लोग वहां पे करेंगे। चलिए आइए पैरेलल फॉर्म देख लेते हैं। अब देखो पैरेलल फॉर्म में क्या होता है बेटा कि आपके पास ढेर सारे जो कैपेसिटर होते हैं उनका एक टर्मिनल आप बैटरी के एक एंड से जोड़ देते हो और दूसरा टर्मिनल आप बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ देते हो। अब इस केस में क्या होता है बेटा, यहां से Q चार्ज निकलता है, Q चार्ज, और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है Q1 Q2 Q3, क्योंकि यहाँ पे 3 वायर्स हैं। तो आप सपोज करो वो जो चार्ज वाला प्रोसेस है वही होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको सिंपल करने के लिए बोलेंगे कि Q1 Q2 Q3 तीन पार्ट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, जैसे करंट होता था ना बेटा, एक वायर से जब आप I करंट भेजते थे और उसके बाद जब वो 3 वायर में कन्वर्ट होता था, तो यहाँ पे I1 आ जाता था, यहाँ पे I2 आ जाता था, यहाँ पे I3 आ जाता था। बेसिकली क्या होता था कि ये जो करंट था ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। उसी तरीके से बेटा यहाँ पे जो आपका चार्ज है वो तीनों कैपेसिटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसकी कैपेसिटी आप कुछ मानोगे C1, इसकी कैपेसिटी आप कुछ मानोगे C2, इसकी कैपेसिटी आप कुछ मानोगे C3। लेकिन बेटा यहाँ कॉमन क्या रहेगा, देखो
हर कैपेसिटर का एक एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और हर कैपेसिटर का जो दूसरा एंड है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। मतलब कि सारे पे वोल्टेज क्या होगा, सेम रहेगा। यहाँ भी वी होगा, यहाँ भी वी होगा, यहाँ भी वी होगा। समझे? ऐसा फिगर जो भी मैंने बनाया था उसको मैंने ड्रॉ कर दिया। मान लो बेटा इनका पोटेंशियल क्या है, C1, इनका पोटेंशियल क्या है भैया का, C2, इनका C3 है। आप ऐसे n ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप एक लो, आप ऐसे n कैपेसिटर ले सकते हो। और ये हमारी बैटरी है जिसका वोल्टेज है V वोल्ट। ओके। अब बेटा यहां से जो चार्ज Q जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तीन में, तो यहाँ Q1 आ गया, यहाँ पे Q2 आ गया और यहाँ पे Q3 आ गया। लेकिन बेटा देखो C1 का भी एक जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, जो निगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली बेटा यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। मतलब आप बेटा देखो कि इनके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस होगा, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा और इनके बीच में यहाँ भी V होगा। ये तीनों के बीच की है बात मैं कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। ओके। तब बेटा इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम फिर से अज्यूम कर सकते हैं कि इन तीनों की जगह हम एक ऐसा कैपेसिटर ले लें जिसकी नेट जो कैपेसिटेंस हो वो इन तीनों के पैरेलल अरेंजमेंट के कैपेसिटेंस के बराबर हो, यानी कि सीपी हो। मान लो पी मतलब पैरेलल, नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल फॉर्म। ओके। तो बेटा फिर से हम एक सर्किट जनरेट कर सकते हैं जहां पे कैपेसिटेंस सीपी है, बैटरी का वोल्टेज V है, वही सेम जो था, और जो आपका चार्ज आ रहा है बेटा वो Q है। अब ये Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है Q1 Q2 Q3 में, उससे हमें क्या है। तो बेटा इस कैपेसिटर के लिए अगर आप इन सारी प्रॉपर्टीज में एक रिलेशन निकालो तो आपको क्या मिलेगा, Cp इज इक्वल टू Q बाई V। यहां से मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बेटा। लेकिन बेटा एक बात बताओ, Q को हम क्या लिख सकते हैं, Cp इंटू V लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा सेम चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चार्ज Q1 है कैपेसिटर 1 के लिए और इनका कैपेसिटेंस क्या है C1, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V। सिमिलरली Q2 क्या हो गया, C2 इंटू V, Q2 सॉरी, यहाँ पे Q3 है तो ये क्या हो गया, C3 इंटू V। मिल गया बेटा। और बेटा आपको अभी मैंने बताया कि ये जो चार्ज Q है यही तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q है। अब हम Q की Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू जो है Cp और V के फॉर्म में, उसको हम उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं। ठीक है। तब देखिए क्या होगा, यहां से आ गया Q की जगह पे Cp इंटू V और यहाँ पे क्या आ गया C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। अब बेटा यहां से हम पोटेंशियल कॉमन ले रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 और यहाँ तो है ही पहले से V, तो V से V कैंसिल हो गया, Cp क्या आया। अगर आप कैपेसिटर्स को पैरेलल फॉर्म में अरेंज करते हो सर्किट में तो उनका कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। यहां से क्लियर दिख रहा है, ऐड हो रहा है। फिर भी इसको देख लेते हैं सेम एग्जांपल के साथ। बेटा अगर C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 ये बराबर हो 1 फैरेड के और ये तीनों को हम पैरेलल फॉर्म में अरेंज कर दें, तब बेटा इनका नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 फैरेड। यहां से समझ में आया बेटा आपको कि सीरीज में क्या होता है, नेट कैपेसिटेंस डिक्रीज करता है और पैरेलल में क्या होता है, नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। तो इसकी पूरी समरी बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, पूरी समरी बेटा अगर हमारे पास C1 C2 C3 डॉट 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 एन कैपेसिटर्स है Cn, देन सीरीज फॉर्म में क्या होगा, सीरीज फॉर्म में 1 अपॉन Cs इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Cn। और यहां पे क्या होगा, नेट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, नेट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। अब पैरेलल फॉर्म में देखो बेटा, अगर बेटा आपके पास C1 C2 C3 डॉट 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 Cn है तो इनका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn। मतलब बेटा नेट कैपेसिटेंस क्या हो रहा है। ठीक है बेटा। तो अभी थ्योरी का पोर्शन है, इसके बाद एक दो वीडियो और है मेरे, उनके बाद जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एनसीईआरटी के अलावा कैपेसिटर्स के मैं आपको बहुत सारे सवाल लगवाने वाला हूँ, लिटरली बहुत सारे लगवाने वाला हूँ, अलग अलग डायग्राम अलग अलग तरीके से। तो बस बने रहिए, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई।